हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पीवाईक्यूज़ की सेकंड वीडियो, जो कि हम जून 2025 की कर रहे हैं। पहले वाली वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। ये सेकंड वीडियो रहने वाली है, तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो हमारा ऐप पे चल रहा है। आप ऐप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर भी रहे हैं तो आपको ऐप पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे सॉल्व करने के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अलग-अलग सेट के, अलग-अलग टेट के, अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। धीरे-धीरे वहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो अपलोड हो जाएँगे। अभी वहाँ पर यूपी पीजीटी के पीवाईक्यूज़ अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक्सटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। कुछ ही टाइम में वहाँ पर यूजीसी नेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 10 साल के हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे उसी के साथ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो वीडियो मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ एक्स बार इज इक्वल टू में 32 और वाई बार है हमारा 38, द रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है बी एक्स वाई, जो कि है -0.2337, और बी वाई एक्स दिया हुआ है -0.6643। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। कौन सी इक्वेशन बतानी है हमने? वाई ऑन एक्स की, ठीक है। और जब भी हम वाई ऑन एक्स की इक्वेशन बताते हैं वो क्या होती है? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू में बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ओके, वाई माइनस यहाँ पे वाई बार हमें 38 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ बी वाई एक्स दिया हुआ है हमें -0.6643, इंटू में आ जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स बार कितना दिया हुआ है? 32। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? y माइनस 38 इज इक्वल टू में -0.6643 इंटू एक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 21.2576। ओके, अब ये 38 जब ऐड होगा यहाँ पे 21 में, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू में -0.6643 एक्स प्लस 59.2576। वैसे आपको ये ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप देखें तो यहीं से ही इक्वेशन का जो है वो आंसर मिल रहा था, बिकॉज़ y इज़ इक्वल टू में -0.6643 इन दोनों में है। बाद में यहाँ पर प्लस है, यहाँ यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर प्लस में आना है, तो यहीं पर आंसर आपका निकल जाना था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने करेक्ट करना भूल गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। Next question. Which of the following condition are required for the set of consumers to exhibit parallel state wealth expansion path at any price vector P? ये कह रहा है कौन सी कंडीशन चाहिए हमें ताकि कंज्यूमर जो है, सारे कंज्यूमर जो हैं वो पैरेलल स्टेट वेल्थ एक्सपेंशन पाथ एट एनी प्राइस वेक्टर जो है वो शो करें। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट जो है वो कैसे चेंज होती है जब उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है। ओके, और वो वेल्थ जब पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रही है, तो उसकी हैबिट भी जो है अगर पैरेलल स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रही है तो वो दिखाएगा पैरेलल स्ट्रेट एक्सपेंशन पाथ। अब यहाँ पे साथ में दिया हुआ है एट एनी प्राइस वेक्टर पी, यानी प्राइस मैटर नहीं करता है, किसी भी प्राइस वेक्टर पर जो हमारा कंज्यूमर है वो कंजम्पशन जो अपनी इंक्रीज कर रहे हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं, सारे एक जैसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक साथ सारे इंक्रीज कर रहे हैं तो होमोथेटिक प्रेफरेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। सबकी प्रेफरेंस जो है एक समान है, ये होमोथेटिक प्रेफरेंस की बात होती है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है प्रेफरेंस एडमिट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म। ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट फॉर्म्स का यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है कि हैप्पीनेस जो है किसी भी पर्सन की, चाहे प्राइस और वेल्थ अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी? एपी प्लस में बी पी इंटू डब्ल्यू। ये गवर्नमेंट फंक्शन है। यहाँ पर हम गवर्नमेंट फंक्शन नहीं पढ़ने वाले, लेकिन बस ये है कि ये देख लीजिए यहाँ पर वेल्थ जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज करती है हमारी हैप्पीनेस, तो इसको हम गवर्नमेंट पोलर फॉर्म कहते हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो हमें पी है वो प्राइस वेक्टर बता रहा है, डब्ल्यू हमारी वेल्थ बता रही है। ओके, तो ये कहता है फंक्शन की नो मैटर आपकी वेल्थ कितनी है, आपकी जो हैप्पीनेस है वो कॉन्स्टिट्यूएंटली सेम अमाउंट में इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप वेल्थ को इंक्रीज करते चलेंगे, बेसिक हेल्थ वेल्थ आपकी जो कोई हो जाए, यानी कि इनइक्वालिटी चाहे रही हो, एक व्यक्ति की वेल्थ है 100 रुपये, एक व्यक्ति की वेल्थ है 1000 रुपये, लेकिन जब वो इंक्रीज होंगी दोनों की वेल्थ, तो हैप्पीनेस जो है कॉन्स्टेंट अमाउंट में इंक्रीज होगी। बेसिकली कहने का मतलब ये कंजम्पशन जो है वो कॉन्स्टेंट अमाउंट से बढ़ने वाली है विद इंक्रीज इन वेल्थ। ये होता है गवर्नमेंट पोलर फॉर्म, और यही बताता है प्रेफरेंस एडमिट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है हमारा। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रेफरेंस और हेट्रोजीनियस, क्योंकि प्रेफरेंस जो है यहाँ पे होमोथेटिक है, यानी कि होमोजीनियस है, तभी जो है वो स्टेट पैरेलल लाइन में मूव कर रही है, यानी कंजम्पशन सबकी इक्वली अमाउंट में मूव कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हेट्रोजीनियस नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। वेल्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल कंज्यूमर,
ये भी गलत है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वेल्थ अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जब वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो कंज़म्पशन सेम अमाउंट में इंक्रीज़ होगी। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल कंज्यूमर हैव आइडेंटिकल प्रेफरेंस दैट आर होमोथेटिक, ये बिल्कुल सही है। सारे कंज्यूमर की प्रेफरेंस सेम होगी तभी जो कंज़म्पशन है वो पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ऑल कंज्यूमर हैव प्रेफरेंस दैट आर क्वासी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द सेम गुड, ये भी सही है। यानी उस सेम गुड के बारे में उनकी जो प्रेफरेंस है वो एक समान है, ठीक है? यानी वो लीनियर फॉर्म में है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, यानी ए, डी, ई इसमें करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो है हमारे इनकरेक्ट हो जाएँगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द असम्पशन ऑफ पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोज़िशन। तो इनमें से कौन-सी पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोज़िशन की जो असम्पशन है वो नहीं है। देखिए पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोज़िशन क्या कहती है? ये बात करती है रैशनल एक्सपेक्टेशन की। यानी इसका कहना है कि जो इकोनॉमिक्स एजेंट होते हैं वो रैशनली अब एक्सपेक्ट कर लेते हैं हर चीज़ को। यानी उनके पास जो है हर चीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन होती है, हर एक इकोनॉमिक सिचुएशन की उनको नॉलेज होती है। सो अगर कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी हमारे इकोनॉमी में आती है, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी आई है इन्फ्लेशन को कम करने की, ठीक है? तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट चाहेगी कि थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, ठीक है? सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं? मनी सप्लाई कम करने की कोशिश करते हैं। तो मनी सप्लाई जब कम होगी इकोनॉमी में, उससे क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो आउटपुट कम सेल होगा। सो कुछ लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएँगे और इसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड डिक्रीज़ होने वाली है और ज़्यादा, और प्राइसेज़ कम हो जाएँगे, ठीक है? तो जो इकोनॉमिक एजेंट है वो पहले से इसे एंटिसिपेट कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वेजेस जो है अपने कम कर देते हैं, और जब वो अपने वेजेस कम करेंगे तो वेजेस कम होने की वजह से कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर को कम हो जाएगा, और प्रोड्यूसर को कॉस्ट कम होने की वजह से प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंज नहीं आ पाता, ठीक है? सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है, ये कम करना चाहती है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगी, और जब वो मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगी तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर ज़्यादा आउटपुट बनाएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन जो इकोनॉमिक एजेंट है वो पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं ये तो कि गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो पहले ही वो अपने वेजेस इंक्रीज़ कर देते हैं, और जब वेजेस इंक्रीज़ हो जाएँगे, प्रोड्यूसर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो वो और ज़्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं करेगा, तो इकोनॉमी में प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएँगे। तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर चेंज नहीं होगी, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर इनइफेक्टिव रहती है। ओके? सो अगर इसकी अज़म्पशन की बात करें, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करता है, बिल्कुल सही है। हम रैशनल एक्सपेक्टेशन की यहाँ पर बात करते हैं। पॉलिसी चेंज आर नॉट एंटिसिपेटेड, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज़ पॉलिसी चेंज को ऑलरेडी इकोनॉमिक एजेंट जो है वो एंटिसिपेट कर लेते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स हैव फुल इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है, इकोनॉमिक एजेंट्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नॉमिनल वेरिएबल इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, ये गलत है। नॉमिनल वेरिएबल जैसे कि हमने यहाँ पे मनी सप्लाई की बात करी, दैट इज़ आल्सो ए नॉमिनल वेरिएबल, पर वो इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ओके? बिकॉज़ जो लोग हैं वो ऑलरेडी सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे नॉमिनल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इनइफेक्टिव रहती हैं। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर देयर नेचुरल लेवल, ये सही है, हमारा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल लेवल पे रहते हैं, यानी वो चेंज यहाँ पर नहीं होगा। बट क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन सी असम्पशन ठीक नहीं है, तो बी एंड डी असम्पशन जो है वो हमारी इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में हमें 2 प्लेयर की अलग-अलग स्ट्रैटेजी दी हुई है। प्लेयर 1 की स्ट्रैटेजी है हमारी टी स्ट्रैटेजी, एम स्ट्रैटेजी, बी स्ट्रैटेजी, और प्लेयर 2 की स्ट्रैटेजी है एल एंड आर स्ट्रैटेजी। ओके? जब प्लेयर टी स्ट्रैटेजी को चूज़ करता है, यानी प्लेयर 1 जो है टी स्ट्रैटेजी चूज़ करता है, उसको या तो 1 रिटर्न मिलेगा या 0 रिटर्न मिलेगा। जब वो एम स्ट्रैटेजी चूज़ करता है, तब उसको या तो 2 रिटर्न मिलता है या 1 रिटर्न मिलता है, और जब वो बी स्ट्रैटेजी चूज़ करता है, तब उसको या तो 3 रिटर्न मिलता है या फिर 2 रिटर्न मिलता है। इसी तरह प्लेयर 2 है, उसके पास 2 स्ट्रैटेजी हैं, एक एल है, एक आर है। जब वो एल चूज़ करता है तो उसको या 5 रिटर्न मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 7 मिलेगा। डिपेंड करता है प्लेयर 1 ने कौन-सी स्ट्रैटेजी चूज़ करी है। ओके? सो लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो प्लेयर 1 के पे ऑफ हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, और राइट साइड वाले जो हैं वो प्लेयर 2 के पे ऑफ हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पे ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है? प्लेयर 1 हैज़ 2 स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी, प्लेयर 1 के पास 2 स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है। देखिए, प्लेयर 1 के पास 3 स्ट्रैटेजी हैं, टी, एम और बी। जब वो टी स्ट्रैटेजी चूज़ करता है, या तो उसको 1 रिटर्न मिल रहा है या 0 रिटर्न मिल रहा है, ओके? जब वो एम सेलेक्ट करता है, या तो उसको 2 रिटर्न मिल रहा है या 1 रिटर्न मिल रहा है, और जब ये बी सेलेक्ट करता है तो उसको या तो 3 रिटर्न मिल रहा है या 2 रिटर्न मिल रहा है, ओके? तो अगर हम टी और एम का कंपैरिज़न करें, इन 2 स्ट्रैटेजी में चूज़ करें, तो उसकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कौन-सी है? एम है। जब एम और बी में देखें हम उसके, तो इसकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कौन-सी है? बी है। तो उसके पास 2 डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, ओके? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर 2 आर वीकली डोमिनेटेड, इनमें से प्लेयर 2 की स्ट्रैटेजी जो है, जो वीकली डोमिनेटेड नहीं है कोई भी स्ट्रैटेजी। प्लेयर 2 की स्ट्रैटेजी कौन-सी है? या तो उसको 5 एंड 3 रिटर्न मिलेगा,
या उसको 6 एंड 4 रिटर्न मिलेगा या उसको 7 एंड 2 रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेयर 2 के केस में ये स्ट्रैटेजी जो है वो उसको ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को। और जब इन दोनों को कंपैरिज़न करें तो यहाँ पर आप कह नहीं सकते कि कौन-सी स्ट्रैटेजी डोमिनेट कर रही है, बिकॉज़ यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। लेकिन एक बात ज़रूर है, यहाँ पर 1 इसकी डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है और अगर कोई डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी होती है तो वीकली डोमिनेटेड भी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, नन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर 2 आर वीकली डोमिनेटेड है, ये गलत हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि इन्होंने कहा है कोई भी स्ट्रैटेजी वीकली डोमिनेटेड नहीं है, बिकॉज़ इसके पास एक डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है और जो डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी होती है वो वीकली डोमिनेटेड भी होती है। स्ट्रैटेजी टी वीकली डोमिनेट स्ट्रैटेजी बी, जो स्ट्रैटेजी टी है वो वीकली डोमिनेट करती है स्ट्रैटेजी बी को। देखिए वीकली डोमिनेट का बेसिकली आप यहाँ पे एक मतलब समझ लीजिए। वीकली डोमिनेट का मतलब है कि जैसे टी के केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर रिटर्न कितना मिल रहा है, 1 एंड 0 मिल रहा है और बी के केस में रिटर्न मिल रहा है 3 एंड 2 रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो स्ट्रेटजी टी बी के कंपैरिजन में डोमिनेट कब करेगी, जब इसकी एक पे ऑफ तो कम से कम दूसरे से ज़्यादा हो और दूसरा पे ऑफ जो है वो एटलीस्ट इक्वल हो, ठीक है, एटलीस्ट इक्वल हो और एक पे ऑफ कम से कम ज़्यादा हो। तो वो वीकली डोमिनेट करती है। अगर दोनों पे ऑफ ज़्यादा हो जाएँ तो वो स्ट्रांगली डोमिनेट करती है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी पे ऑफ इसका ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है। तो टी स्ट्रैटेजी में ये भी पे ऑफ कम है और यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो ये भी पे ऑफ कम है। तो टी जो है ना वीकली डोमिनेट कर रही है, ना स्ट्रांगली डोमिनेट कर रही है, ओके। सो स्ट्रैटेजी टी वीकली डोमिनेट स्ट्रैटेजी भी, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रैटेजी एम ऑफ प्लेयर 1 विल नेवर बी यूज्ड इन नैश इक्विलिब्रियम। स्ट्रैटेजी एम जो है ये प्लेयर 1 की, जहाँ पर उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, 2 एंड 1 का रिटर्न मिल रहा है, वो कभी भी नैश इक्विलिब्रियम में यूज़ नहीं होगी। देखिए नैश इक्विलिब्रियम में वो स्ट्रैटेजी यूज़ होती है जिसमें कोई भी प्लेयर जो है अपने पे ऑफ जो है वो यूनिलैटरली बढ़ा नहीं सकता, ठीक है? मतलब खुद से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके नहीं बढ़ा सकता अगर दूसरे व्यक्ति ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो एम में उसको रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 और 1 मिल रहा है और बी में उसको हमेशा रिटर्न कितना मिल रहा है, 3 एंड 7 मिल रहा है। तो यानी प्लेयर 1 जो है वो यूनिलैटरली हमेशा बी को प्रेफ़र करेगा तो उसको रिटर्न ज़्यादा ही मिलने वाला है, ठीक है? तो वो एम को कभी चूज़ नहीं करेगा। और नैश इक्विलिब्रियम में वही स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं जिसमें जो प्लेयर है वो अपना पे ऑफ इंक्रीज़ नहीं कर सकता, अपनी स्ट्रैटेजी को यूनिलैटरली चेंज करके, ठीक है? जब तक दूसरा प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अपना पे ऑफ इंक्रीज़ कर सकता है। अगर वो एम की जगह बी स्ट्रैटेजी को चुन ले तो वो पे ऑफ कभी भी इंक्रीज़ कर सकता है। इसीलिए एम स्ट्रैटेजी को हम नैश इक्विलिब्रियम में यूज़ नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्ट्रैटेजी एम स्ट्रिक्टली डोमिनेट स्ट्रैटेजी टी। स्ट्रैटेजी एम जो है वो स्ट्रिक्टली डोमिनेट करती है स्ट्रैटेजी टी पे। टी की स्ट्रैटेजी क्या है, 1 एंड 0 और एम की स्ट्रैटेजी क्या है, 2 एंड 1। क्या स्ट्रैटेजी एम स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रही है स्ट्रैटेजी टी पे? बिल्कुल। इसका ये पे ऑफ भी ज़्यादा है इससे और इसका ये पे ऑफ भी ज़्यादा है इससे, ठीक है? तो ये स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रही है और मैंने वीकली डोमिनेट का आपको बता दिया। अगर दोनों में से एक पे ऑफ ज़्यादा होता और दूसरा इक्वल भी होता तो वो वीकली डोमिनेट कर रही होती, ओके? तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली डोमिनेट कर रही है तो ए, डी, ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? द इफेक्ट ऑफ एनी टैक्स कैन बी डिकम्पोज इनटू एन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किसी भी टैक्स का इफेक्ट जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये करेक्ट बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एसोसिएटेड विद लम्प सम टैक्स बट नो इनकम इफेक्ट। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। देखिए लम्प सम टैक्स होता है जो एक बार फिक्स अमाउंट में लगाया जाता है, ओके। एक होता है सेल्स टैक्स जो है अमाउंट क्वांटिटी ऑफ सेल पे लगाया जाता है, ठीक है। लमसम टैक्स है जो फिक्स अमाउंट में लगाया जाता है और लमसम टैक्स के केस में इनकम इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीरो हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीरो हो जाएगा, इनकम इफेक्ट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लेकिन कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एसोसिएटेड विद लमसम टैक्स बट नो इनकम इफेक्ट। ये स्टेटमेंट उल्टी है। यहाँ पर ये कह रहा है इनकम इफेक्ट नहीं होता बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है लमसम टैक्स का, जबकि लमसम टैक्स का इनकम इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 कह रही है द ग्रेटर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर इज द डेड वेट लॉस। जितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा उतना ही डेड वेट लॉस ज़्यादा होगा। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बिकॉज देखिए जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, अगर हम ये मान लें कि ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ओके। ये पहले प्राइस था जो हमारा कंज्यूमर पे कर रहा था और यही प्राइस जो है जो प्रोड्यूसर को मिल रहा था, ओके। ये क्वांटिटी थी, ठीक है। अब जब हमारा टैक्स लगा, टैक्स लगने की वजह से क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज होता है। अब जब टैक्स लगने की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज आएगा, ठीक है। सो जब भी प्राइस चेंज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये क्वांटिटी में चेंज आया, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी बिक रही है, Q1 क्वांटिटी बिक रही है, यानी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, ओके। तो ये जो प्राइस है P1 ये हमारा पे करना पड़ रहा है
कंज्यूमर को, ठीक है, और हमारे प्रोड्यूसर को कितना प्राइस मिल रहा है, दिस वन P2, ये प्राइस मिल रहा है हमारे प्रोड्यूसर को। बाकी सारा किसके पास जा रहा है, टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और ये सारा जो है ये डेड वेट लॉस है, ठीक है, ये कंज्यूमर का डेड वेट लॉस है और ये प्रोड्यूसर का डेड वेट लॉस है हमारे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है उतना ज़्यादा डेड वेट लॉस होता है, ये बात बिल्कुल सही है। देयर इज ऑल्सो डेड वेट लॉस एसोसिएटेड विद द रिडक्शन इन प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ये भी ठीक है, बिकॉज टैक्स इम्पोजिशन जो है जब भी होगा, जब भी टैक्स लगाया जाएगा उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर को प्राइस मिलता है वो रिड्यूस हो जाता है। पहले इतना प्राइस मिल रहा था, अब प्रोड्यूसर को कितना प्राइस मिल रहा है, इतना प्राइस मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर का जो प्राइस है कम हो गया और ये प्राइस कम होने की वजह से प्रोड्यूसर का डेड वेट लॉस भी इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। इसने नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज ए पॉइजन वेरिएट विद मीन लैम्डा देन px1 इज, ये बोल रहा है x इज ए पॉइजन वेरिएट, x जो है वो पॉइजन वेरिएट है, चर है एक, और हमारे पास मीन की वैल्यू दी हुई है लैम्डा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस 1 कितनी होगी, ठीक है। हमारे पास x पॉइजन वेरिएबल दिया हुआ है और यहाँ पे लैम्डा उसका मीन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं x प्लस 1 की, ठीक है। हमारे पास ये पॉइजन मास फंक्शन है px इज इक्वल टू में e की पावर माइनस लैम्डा इंटू में लैम्डा की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल, ठीक है। x फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x इज इक्वल टू में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे x की वैल्यू, ओके। अगर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। सो अगर x की जगह हम x प्लस 1 करते हैं तो क्या बन जाएगा, px प्लस 1 आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का फैक्टोरियल, ओके। अब यहाँ पर हम px से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड में px से जब हम डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा px प्लस 1 डिवाइड बाई px इज इक्वल टू में e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 की फैक्टोरियल, ओके। और इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारा px की वैल्यू, ये हमारी px की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। और हमें पता है जब डिवाइड वाला वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई में लाना होता है तो हम इसे उल्टा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में x फैक्टोरियल डिवाइड बाई e की पावर माइनस लैम्डा इंटू में लैम्डा की पावर x, ओके। अब e की पावर माइनस लैम्डा से e की पावर माइनस लैम्डा गया, जब ये लैम्डा x ऊपर जाएगा ये लैम्डा माइनस x हो जाएगा, और जब लैम्डा x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से तो वो सम हो जाता है, तो ये सम हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन में x प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में x फैक्टोरियल, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करें बन जाएगा लैम्डा x प्लस 1 इंटू में x फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि अगर हमें 4 फैक्टोरियल को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं उसको हम, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह x प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई में आ गया x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल गया, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन में x प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आई है, px प्लस 1 अपॉन में px की, और हमें सिर्फ px प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो px प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन में x प्लस 1 इंटू में px, तो ये है हमारी इसकी वैल्यू। और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, हमें ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका आपको अगर मतलब समझना है कि एक्चुअली हम ये यूज़ कहाँ पर करते हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का, तो देखिए इसी से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कॉल सेंटर है जहाँ पर एवरेज 3 कॉल्स जो है पर मिनट रिसीव होती हैं, 3 कॉल्स पर मिनट रिसीव होती हैं, ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज का मतलब है ये लैम्डा की वैल्यू है, यहाँ पे मीन दिया हुआ था ना हमें लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू है 3, यानी उस कॉल सेंटर में 3 कॉल ऑन एन एवरेज आती रहती हैं, ओके। साथ ही साथ हमें px दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी अगर मान लो हमने जानना हो कि 4 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो हमें दी हुई है 4 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी 0.168 है, इसको हम बोल सकते हैं 16.8% प्रोबेबिलिटी है कि 4 कॉल आएंगी नेक्स्ट मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 3 कॉल आती हैं, अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट मिनट में कितनी कॉल आएगी इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 4 कॉल की प्रोबेबिलिटी मान लेते हमें दी हुई है 0.168, और वो पूछ रहा है आपसे कि नेक्स्ट मिनट में 5 कॉल आएंगी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। सो px हमें दिया हुआ है, px प्लस 1 वो पूछ रहा है, ओके। लैम्डा की वैल्यू भी हमें दी हुई है,
ठीक है? तो इसी फ़ॉर्मूले में आप पुट करके ये चीज़ निकाल सकते हैं। सो अगर हमें निकालनी है 5 कोल आने की प्रोबेबिलिटी यानी x + 1 कितना हो गया 5 तो x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लैम्ब्डा अपॉन में x + 1 इंटू में px ठीक है? अब लैम्ब्डा कितना है हमारा 3 कोल, मीन हमारा 3 है एवरेज, x कितना है हमारा 4 तो x + 1 कितना हो जाएगा 5 और px क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हमें दी हुई है, 4 कोल आने की प्रोबेबिलिटी है 0.168 जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज़ मैं कर रहा हूँ, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1008 ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि नेक्स्ट मिनट में 5 कॉल आएँगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10.08% ओके? तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। तो x कोई वेरिएबल दिया हुआ है, उसका हमें मीन दिया हुआ है, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x + 1 कितनी होगी, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं दैट इज़ लैम्ब्डा डिवाइड बाय x + 1 इंटू में px तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंट्री बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन टू नॉमिनल जीडीपी रेशियो एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024 इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन लिया हुआ है ठीक है। आपकी मार्केट का कैपिटल साइज कितना है उसको उसकी नॉमिनल जीडीपी का रेशो बताना है ठीक है। बेसिकली मार्केट की कैपिटल और नॉमिनल जीडीपी आपकी कितनी है ठीक है। इन दोनों के बीच के रेशियो के हिसाब से आपने कंट्रीज को सेट करना है और इसको सेट करना है असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, सबसे कम वाला पहले, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला और फिर सबसे ज़्यादा वाला। इस तरीके से हमने इसे अरेंज करना है। अब ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से और ये क्वेश्चन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे से अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में टेबल दी हुई थी हमें, तो उस टेबल से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ओके, और कब की बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 की, यानी ये वाली टेबल जो है इसने पूछी है, ये वाली पूरी रो की वैल्यू इन्होंने पूछ ली है। ठीक है, सो इंडिया के केस में वैल्यू कितनी है आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टू नॉमिनल जीडीपी रेशियो जो हमें दिया हुआ है 136%। तो इंडिया के केस में है 136, चाइना के केस में है 65, ओके, ब्राजील के केस में है 37, ठीक है, फिर उसके बाद जापान के केस में है 157 और यूके के केस में है हमारी 84। तो अगर आप इसे बढ़ते क्रम में लगाएं तो सबसे कम किसकी है ब्राज़ील की, यानी डी सबसे पहले आ जाएगा और डी से ही आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन 3। लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं, सबसे कम है ब्राज़ील, फिर उसके बाद है चाइना सी पे, फिर उसके बाद है यूके ए पर, फिर उसके बाद है इंडिया बी पर, फिर जापान है ई पर। तो डी सी ए वी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, द मैनेजमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म विशेष टू डिटरमाइन द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए सर्टेन मैनुअल ऑपरेशन। कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो ये जानना चाहती है कि किसी एक काम को करने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर काम है, एवरेज टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब वो जो आप एवरेज टाइम निकाल रहे हैं उसका ये है कि एरर उसमें 0.95 कॉन्फिडेंस तक आपको अलाउड है। ठीक है, तो यानी कि 2 मिनट से ज़्यादा तक की एरर नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप अगर 50 मिनट कह रहे हैं लगेगा तो या तो 48 मिनट लगना चाहिए या 52 लगना चाहिए। इससे ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 50 मिनट कहा काम में और काम में लग रहे हैं 40 मिनट, ठीक है? सो 2 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए एरर। व्हाट सैंपल साइज़ इज़ एस्टिमेटेड बाय द टाइम एंड मोशन स्टडी एक्सपर्ट एज़ 60 मिनट, ठीक है? सो सैंपल साइज़ कितना लेना पड़ेगा कि भई टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से वो आंसर जो है वो 60 मिनट आए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सैंपल साइज़ डिटरमिनेशन फॉर्मूला, जहाँ पर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ हो, ठीक है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमें जो है दिया हुआ है जिसका वैल्यू 16 मिनट्स है। ये हमारा 16 मिनट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। एरर की वैल्यू भी हमें दी हुई है जिसकी वैल्यू 2 है। फिर उसके बाद हमें जेड वैल्यू भी दी हुई है जिसे हम जेड वैल्यू फॉर कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, जो कि कितनी है 95% है, यानी कि 1.96 यहाँ पर हम जेड की वैल्यू ले सकते हैं बिकॉज 95% कॉन्फिडेंस दिखाना हो आपको तो वैल्यू 1.96 होती है जेड की। अगर 90% दिखाना हो तो वैल्यू 1.645 होती है और अगर 99% कॉन्फिडेंस दिखाना हो तो वैल्यू 2.576 होती है। अब क्योंकि यहाँ पे 95% है तो वैल्यू 1.96 हो जाएगी और फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू में जेड अल्फा बाई 2, ये है जेड कॉन्फिडेंस वैल्यू, ठीक है, इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एरर और पूरे का स्क्वायर। तो ये n की वैल्यू हमने निकालनी है, किसके इक्वल हो जाएगी, z की वैल्यू है हमारे पास 1.96 बिकॉज 95% कॉन्फिडेंस वैल्यू के लिए 1.96 यूज करते हैं, इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन है 16 और एरर है 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 245.86, ठीक है। सो ये हमारी n की वैल्यू है, यानी अगर इसे अप्रोक्सीमेट निकाल लें इसका तो ये हो जाएगी 246 वैल्यू हो जाएगी। तो n जो है हमारा वो ऑप्शन 4 आ जाएगा, यानी 246 वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रोस्टो any industry can play the role of leading sector in the take off stage provided following condition are met। रोस्टो के हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री जो है लीडिंग सेक्टर का रोल प्ले कर सकती है टेक ऑफ स्टेज के अंदर अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो रही हो। और वो कौन कौन सी कंडीशन है? द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज एक्सपेंडिंग रैपिडली। वो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो तभी एक्सपेंड कर सकती है, लीडिंग सेक्टर का रोल प्ले कर सकती है जब उसकी मार्केट जो है वो एक्सपेंड हो रही है। और ये हमने टेक ऑफ स्टेज में पढ़ा है। टेक ऑफ स्टेज में हमें एक लीडिंग सेक्टर चाहिए होता है और लीडिंग सेक्टर वही बन सकता है जिसकी डिमांड एक्सपेंड हो रही हो। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, लीडिंग सेक्टर होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो वापस री इन्वेस्ट होना चाहिए। ये सब हमने पढ़ा है। द लीडिंग सेक्टर जनरेट सेकेंडरी एक्सपेंशन, ये भी ठीक है। अगर लीडिंग सेक्टर जनरेट होगा तो उसकी वजह से और सेक्टर जो है वो एक्सपेंड होते हैं टेक ऑफ स्टेज में। द सेक्टर हैज़ एन एडुकेट एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ कैपिटल फ्रॉम प्लग बैक प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को प्लग बैक कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि पुनः निवेश कर रहे हैं उसको, द्वारा निवेश कर रहे हैं उसको। ठीक है, सो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कैपिटल जो मिल रही है सेक्टर को, लीडिंग सेक्टर को, वो प्रॉफिट से मिल रही है बिकॉज प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट हो रहा है। ऑप्शन डी की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक इनटू द सेक्टर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नई टेक्निक का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये भी हमने टेक ऑफ स्टेज में पढ़ा हुआ है कि नई टेक्नोलॉजी जो है वो आनी चाहिए इस स्टेज में, तब वो सेक्टर लीडिंग सेक्टर बनता है। नेक्स्ट है, चेंज इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रक्चरल वन। देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये गलत दी हुई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो चेंज होता है वो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, वो अपने आप में इंडस्ट्रियल सेक्टर का चेंज स्ट्रक्चरल होता है। तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रक्चरल वन, ये स्टेटमेंट ही गलत है। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, जैसे कि औद्योगिक संरचना में परिवर्तन संरचनात्मक होना चाहिए। जब औद्योगिक संरचना में परिवर्तन आता है वो ऑटोमेटिकली संरचनात्मक होता है। ओके, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ए बी सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी के केस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? देखिए बेसिकली एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नैलिटी वो सिचुएशन होती है जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच रिलेशन की वजह से, यानी कुछ भी एक्सचेंज की वजह से कोई थर्ड पर्सन जो है, यानी ए प्रोड्यूसर हो गया, बी हमारा कंज्यूमर हो गया, उनकी वजह से कोई थर्ड पर्सन सी को नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो। ठीक है, यानी दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन की वजह से थर्ड पर्सन पे इफेक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, या तो उसको प्रॉफिट हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो। हाइपोथेटिकली मान लें अगर हम बी कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करता है और ए जो है प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट को बनाता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में जो धुआं छोड़ता है वो, तो उसकी वजह से पड़ोस में रहने वाला एक सी व्यक्ति जो है उसको उस धुएँ का सामना करना पड़ता है। ओके, तो उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है, चाहे वो उस प्रोडक्ट का यूज़ भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको वो धुआं सहन करना पड़ रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोडक्ट बनाया गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसमें प्रॉपर्टी राइट अगर अच्छे से डिफाइन हो, यानी सी का राइट्स है अगर प्रॉपर्टी का, सी का राइट्स है अगर साफ हवा में रहने का, तो ए को जो है कंपेंसेट करना पड़ेगा सी को। ठीक है? ताकि वो एडजस्ट कर सके। और अगर ए का राइट है कि वो वहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकता है, फैक्ट्री धुआँ छोड़ सकता है, तो सी को उसको पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो कम धुआँ छोड़े या अच्छी टेक्नोलॉजी लगाए, तो सी को कुछ उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर प्रॉपर्टी राइट अच्छे से डिफाइन हो तो एक्सटर्नैलिटी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट अगर डिफाइन नहीं होते तो प्रॉपर्टी राइट डिफाइन ना होने की वजह से ए को कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है धुआं छोड़ने के बाद भी सी को। ठीक है, तो वो ओवर प्रोडक्शन करता है। इसीलिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में हमेशा ओवर प्रोडक्शन होगी और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में हमेशा अंडर प्रोडक्शन होगी। क्यों होगी? बिकॉज़ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में हम उन सबको फ़ायदा नहीं ले रहे, काउंट नहीं कर रहे जो हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा कर रहे हैं जिनको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर किसी के लिए पार्क बनाया गवर्नमेंट ने आस-पास वाले घर वालों के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा दूर के लोग भी ले रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर घूम पा रहे हैं। ठीक है? लेकिन उनसे चार्जेज़ नहीं लिए गए, इसलिए यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन है। अगर गवर्नमेंट उनसे चार्जेज़ लेती तो हो सकता है और पार्क बन सकते थे। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में अंडर प्रोडक्शन रहती है। वहीं पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में, यानी कोई व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी वजह से वो धुआँ वगैरह जो छोड़ रहा है उसके लिए कोई पैसे नहीं उसे पे करने पड़ रहे। तो उसका कॉस्ट कमा रहा है, वो यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में ओवर प्रोडक्शन होती है। और ये हो क्यों रही है? बिकॉज़ जो प्राइसेज़ हैं इसके, वो प्राइसेज़ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ को? जो ये धुआँ वगैरह का कॉस्ट है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है? अगर वो कॉस्ट इंक्लूड हो जाए तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी। सो एक्सटर्नैलिटी के केस में all cost and benefit associated with the goods are not internalized by the household and firms involved in buying and production। ये बात बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली इन्होंने डेफिनेशन ही दे दी एक्सटर्नैलिटी की, कि एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है, जितने भी कॉस्ट होते हैं या जो बेनिफिट होता है जो उस गुड से मिल रहा होता है, या तो कॉस्ट आ रहा हो उस गुड की वजह से, धुआं वगैरह जो छोड़ रहे थे हम, या उसका बेनिफिट हो रहा हो, जैसे पार्क से औरों को फायदा हो गया था, आर नॉट इंटरनलाइज, उनको इंटरनलाइज नहीं किया जाता, उनको प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स इन्वॉल्व इन बाइंग एंड प्रोडक्शन, जो उसको खरीद रहे हैं, जो उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनलाइज ना करने की वजह से एक्सटर्नैलिटी की प्रॉब्लम आती है।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी रिजल्ट आइदर अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ द गुड। एक्सटर्नैलिटी की वजह से या तो गुड्स की ओवर प्रोडक्शन होगी या अंडर प्रोडक्शन होगी, ये बिल्कुल सही है। अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो ओवर प्रोडक्शन होगी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो अंडर प्रोडक्शन होगी। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है मार्केट बेस्ड डिसीजन मेकिंग यील्ड एन एफिशिएंट आउटकम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी। देखिए हमने पढ़ा हुआ है एक्सटर्नैलिटी के केस में मार्केट जो है वो फेल हो जाती है। क्यों फेल हो रही है? बिकॉज मार्केट में जो प्राइस है वो प्राइस जो है इस एक्सटर्नैलिटी के प्राइस को कंसिडर नहीं कर रहा है, एक्सटर्नैलिटी के कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहा है। हम धुएं का कॉस्ट ऐड नहीं कर पा रहे हैं प्राइस के अंदर, हम जो अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं उसका प्राइस ऐड नहीं कर पा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर फेल हो जाती है। तो ये गलत है कि मार्केट बेस्ड डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट आउटकम देती है, ये बात यहाँ पर गलत है। In case of negative externality, the marginal social cost is higher than marginal cost. देखिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है, ये होता है हमारा मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ये होता है हमारा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ओके, इसे या फिर मार्जिनल कॉस्ट लिख लीजिए, ओके। ये है हमारा मार्जिनल बेनिफिट कर्व, ठीक है। तो प्राइजेस ये है इकोनॉमी में P1 Q1 और प्राइजेस होने चाहिए थे ये P2 Q2, ठीक है। अगर प्राइसेस ये होते यानी सोशल कॉस्ट को हम देख के चलते तो प्राइस ज़्यादा रहते इकोनॉमी में और क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होती। लेकिन क्योंकि हमने सोशल कॉस्ट को नहीं देखा, हमने सिर्फ कंपनी के प्राइवेट कॉस्ट को देखा है, इसलिए प्राइसेस कम है और क्वांटिटी ओवर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में सोशल कॉस्ट इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, ये बिल्कुल सही है। सोशल कॉस्ट विल बी हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटी। मैंने आपको बता दिया अगर प्रॉपर्टी राइट अच्छे से डिफाइन हो तो एक्सटर्नैलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो ए बी डी ई यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है। देखिए एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे एक पर्सन के पास जब दो पार्टी हो तो उनमें से एक पार्टी के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अनदर पार्टी। मान लेते हैं एक ए पार्टी एक बी पार्टी, ये हमारा सेलर है, ये हमारा बायर है। कई बार सेलर के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, बायर के पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कार सेलर है, वो अच्छी क्वालिटी की कार भी बेच रहा है और वो बुरी क्वालिटी की कार भी बेच रहा है। तो दूसरा व्यक्ति है जो खरीदने वाला, उसको नहीं पता कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की है कौन सी बुरी क्वालिटी की है। अगर वो दोनों का प्राइस जो है सेम भी लगा दे, यानी बुरी क्वालिटी की कार का प्राइस भी अच्छी वाली के बराबर लगा दे, तब भी जो हमारा बायर है वो नहीं पहचान पाएगा। इसी तरह ये जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर जो हमारा इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी होती है उसको इन्फॉर्मेशन कम होती है किसके बारे में, जो इंश्योरेंस खरीद रहा है यानी इंश्योरेंस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भाई उसको कोई डिजीज है कि नहीं है, ओके। सो वो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है। नाउ सेलर कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बाय सेंडिंग बायर सिग्नल अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए मैंने आपको बताया कि कई बार मार्केट में क्या होते हैं, कुछ बेकार सेलर होते हैं। मान लीजिए ए बेकार वस्तुएं बेच रहा है और बी जो है वो अच्छी वस्तु बेच रहा है, ठीक है। अब प्राइजेस दोनों के बराबर हैं, लेकिन जो हमारा सी बायर है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रोडक्ट इसका अच्छा है या इसका अच्छा है। तो जो सेलर होते हैं वो कई बार बायर्स को सिग्नल सेंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। और वो कैसे सिग्नल हो सकते हैं, मान लेते हैं वारंटी दे दी कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट की 2 साल की वारंटी है, हमारे प्रोडक्ट का 14 डेज रिटर्न है अगर आपको पसंद नहीं आया। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से सिग्नल है बायर के लिए कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट जो है अच्छा प्रोडक्ट है, ओके। सो ये बात बिल्कुल सही है। इफ द सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट हैज बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी देन बायर, देन बैड प्रोडक्ट टेंड टू ड्राइव गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट। अगर सेलर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट के बारे में एज कम्पेयर टू जो खरीदने वाला है उससे, सो जो बैड प्रोडक्ट है, जो बुरा प्रोडक्ट है, वो मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट को बाहर कर देगा, जिसे लेमन प्रॉब्लम कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। यानी अगर मान लीजिए एक तरफ अच्छी कार है जिसकी वैल्यू 1800 है और एक बुरी कार है जिसकी वैल्यू 1200 है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर 1400 ही खर्च कर सकता है और उसको 1800 वाला भी कह रहा है मेरी कार अच्छी है, तो 1200 वाला भी कह रहा है कि मेरी कार अच्छी है। अब इसके पास इन्फॉर्मेशन है नहीं कि कौन सी कार अच्छी है, तो ये यूजली चांसेस हैं कि ये बैड क्वालिटी कार ही खरीदेगा। तो गुड क्वालिटी कार जो है वो मार्केट में नहीं बिकती हैं इसी वजह से, ठीक है। अगर एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की सिचुएशन होती है तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट से बाहर हो जाता है, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट ही बिकता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी वेज थ्योरी, अ वेज लोअर देन द कॉम्पिटिटिव वेज इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी बाय डिस्करेजिंग वर्कर फ्रॉम शिरकिंग ऑन द जॉब। ये कह रहा है कि एफिशिएंसी वेज थ्योरी के हिसाब से अगर वेज जो है वो आप कॉम्पिटिटिव वेज से लोअर करके रखेंगे, यानी कॉम्पिटिटिव वेज जो है उससे कम वेज अगर आप देंगे, इससे वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है,
बाय डिस्करेजिंग वर्कर और शिर्किंग द जॉब, और वो जॉब से काम चोरी करने से बचता है। एक्चुअली एफिशिएंसी वेज थ्योरी का उल्टा दे दिया है स्टेटमेंट में। एफिशिएंसी वेज थ्योरी कहती है कि अगर आप ज़्यादा वेज देंगे तब हमारे वर्कर के लिए जॉब लॉस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी जॉब निकल छूट गई तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ वेजेस ज़्यादा है। तो जब उसको वेजेस ज़्यादा मिलती हैं तो एक तरीके से मोरली उसको इंसेंटिव मिल रहा है, यानी वो ज़्यादा वर्क करना चाहेगा अगर ज़्यादा वेजेस मिलते हैं, ना कि कम वेजेस पर वो ज़्यादा वर्क करना चाहेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। एडवर्स सिलेक्शन अराइज बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन इंश्योरेंस मार्केट। ये वही प्रॉब्लम है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो कोई इंश्योरेंस बेच रही है, तो जो लोग डिजीज से ज़्यादा वल्नरेबल हैं वो लोग ज़्यादा इंश्योरेंस खरीदते हैं, और जो कम है वो कम इंश्योरेंस खरीदने के चांसेस होते हैं उनके। यानी जिनको बीमारी के चांसेस होने के ज़्यादा हैं वो लोग इंश्योरेंस ज़्यादा खरीद लेते हैं, और जिनको बीमारी होने के चांसेस कम हैं वो कम खरीदते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, जो इंश्योरेंस खरीद रहा है उसके पास इन्फॉर्मेशन है, और जो बेच रहा है उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये व्यक्ति की कहीं ऐसा तो नहीं है उसको ड्रिंकिंग हैबिट है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको स्मोकिंग हैबिट है, या उसको कोई और बीमारी है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ पर एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है। एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के केस में ही आती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। Owner can avoid principal agent problem by designing contract that give their agent incentive to perform better। जो ऑनर है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऑनर है, वो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रिंसिपल होता है हमारा यहाँ पर ओनर, और एजेंट होता है एम्प्लॉय। ठीक है? और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स क्या होती है कि एम्प्लॉय जो है अपने काम से बचने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उसको पता है कि एक व्यक्ति जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है और एज कम्पेयर टू एक व्यक्ति कम मेहनत कर रहा है, दोनों को सैलरी इक्वल मिलने वाली है, और ये आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ज़्यादातर देखते हैं। ओके, सो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है कि ऑनर के लिए ये मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है और कौन सा एम्प्लॉय मुश्किल मतलब कि अच्छा काम नहीं कर रहा है। कैसे उसको मोटिवेट किया जाए अच्छा काम करने के लिए। ठीक है? तो वो कैसे दूर की जा सकती है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? बाय डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स देयर एजेंट इंसेंटिव टू परफॉर्म बेटर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके जो उसके एजेंट को, यानी जो उसका एम्प्लॉय है, उसको इंसेंटिव दे बेटर परफॉर्म करने के लिए। और वो इंसेंटिव किस-किस तरीके दिए जा सकते हैं? बोनसेस की तरीके से, या कमीशन के तरीके से, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग के तरीके से, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है वो आप अपने वर्कर के बीच शेयर करें, या फिर प्रमोशन लिंक इंसेंटिव से। ठीक है? यानी जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको प्रमोशन दिया जाए, तो इससे क्या है, एजेंट्स को इंसेंटिव मिलता है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सोल्व हो जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ए, बी, डी, ई जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन 4 यहाँ ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू पर्टेनिंग टू वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। जो वैगनर्स का लॉ था रिलेटिंग टू स्टेट एक्टिविटी, जो कि ये कहता है कि जैसे जैसे किसी भी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ होती है, यानी कह लीजिए आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ता है, तो गवर्नमेंट का रोल जो है वहाँ पर और ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। यानी जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करेगी, गवर्नमेंट का रोल और ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है वहाँ पर, उस इकोनॉमी में। ओके, सो पहली स्टेटमेंट कह रही है वैगनर लॉ इज क्लासिफाइड एज पॉजिटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, इकोनॉमिक में हम दो टाइप की थ्योरी पढ़ते हैं, एक होती है पॉजिटिव थ्योरी और एक होती है नॉर्मेटिव थ्योरी। पॉजिटिव थ्योरी वो थ्योरी है जो फैक्ट्स पर बेस होती है, जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 50% पॉवर्टी है, हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, इतनी नहीं है, मुझे पता है। सो 50% पॉवर्टी है, ये हमने हाइपोथेटिकल माना, इसे आप फैक्ट से प्रूव कर सकते हैं। ये सही भी हो सकती है, गलत, बट पे फैक्ट बेस्ड होती है। ठीक है? मान लेते हैं, हम ये कहते हैं कि इंडिया में 46% लोग जो है एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, जो कि सही बात भी है। ठीक है? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और इसे हम फैक्चुअली चेक कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसे आप फैक्चुअली चेक किया जा सकता है, जो फैक्ट्स होता है। ओके, जो डाटा बेस्ड होता है। नॉर्मेटिव थ्योरी वो होती है जो नॉर्म्स बताती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी हमें 2027 तक 20% करनी चाहिए। अब ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी है जो नॉर्म्स बता रही है, जिसे आप फैक्चुअली चेक नहीं कर सकते। ठीक है? वो नॉर्मेटिव थ्योरी होती है। तो वैगनर लॉ जो है वो पॉजिटिव थ्योरी है, यानी जिसे आप एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पर प्रूव कर सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी इकोनॉमी में आउटपुट ग्रो होता है या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो पब्लिक सेक्टर का रोल वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव थ्योरी है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन ग्रो एज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट। जैसे जैसे टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनकम और आउटपुट बढ़ने से बढ़ती है, वैसे ही पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रोपोर्शन इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो जो गवर्नमेंट का रोल है या पब्लिक सेक्टर का रोल है वो सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ता, वो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन से बढ़ता है। ठीक है? जब हमारी जीडीपी जो है $1 ट्रिलियन है, तब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है 5%
जो है पब्लिक सेक्टर का रोल है वहाँ पर। जब $2 ट्रिलियन हुई तो वो 10% हो जाएगा, जब $3 ट्रिलियन हुई वो 17% हो जाएगा। तो बढ़ने का प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है और वो बढ़ता रहता है कंटिन्यूअसली। तो ये बात बिल्कुल सही है। द लॉ अकाउंट फॉर इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये जो लॉ है वो वॉर का इफेक्ट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर पर उसको सम्मिलित करता है, अपने अंदर इंक्लूड करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये जो बात कर रहे हैं ये पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, ना कि वैगनर लॉ की। ठीक है, तो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस जो है वो अकाउंट करता है इफेक्ट ऑफ वॉर को, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाना पड़ जाए, उसे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगी, बिकॉज ये पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड टू ग्रो इन ए स्टेप वाइज मैनर, ये भी पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेप लाइक मैनर में बढ़ता है। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूसली स्मूथ वे में नहीं बढ़ता, वो इस तरीके से इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा, फिर इंस्पेक्शन इफेक्ट होगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट होगा। इसके बारे में हम पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब क्योंकि यहाँ पर ये नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो नॉट ट्रू के लिए डी एंड ई जो है वो, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, अरेंज द फॉलोइंग वर्क ऑफ जेएम केन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो केन्स की अलग अलग हमें वर्क दिए हुए हैं, इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अभी मैं आपको बता दूं, ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन करवा रखा है, मुझे इतना याद है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कीन्स का जो वर्क है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रीटीज ऑन मनी दिया गया है, ये 1930 में आई थी। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी हर किसी को पता है 1936 में आई थी। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जो है ये सबसे पहला वर्क है, यहाँ पर 1913 में आया था। और अ मॉनेटरी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है ये 1933 में आई थी। फिर ट्रैक्ट ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म की अगर हम बात करें, ये 1923 में आया था। ठीक है, तो सबसे पुराना वर्क जो इनमें है वो सबसे पुराना वर्क है इनका इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और ये जर्नल थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट थी, इससे ही तरह सेम इंपॉर्टेंट वर्क है एक ट्रीटीज ऑन मनी, ये 1930 में आया था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो सबसे पॉपुलर वाला है ये 1936 में जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी आया था। तो अभी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हमने लगाना हो, सबसे पहले क्या आया है सी, फिर उसके बाद आया है ई, फिर उसके बाद है हमारा ए, फिर उसके बाद है डी, और फिर लास्ट में है बी, सी ई ए डी बी, टी ई ए डी बी, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू ऑन पब्लिक डेट। क्लासिकल्स के व्यू अगर हम पढ़ें पब्लिक डेट के बारे में, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। पब्लिक डेट फाइनेंसिंग रिक्वायर फंड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड अमोर्टाइजेशन। अगर हम पब्लिक डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ती है और फिर बाद में उस ऋण को चुकाना भी पड़ता है, जिसकी वजह से डबल बर्डन आता है टैक्स पेयर्स के ऊपर। ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को हमारे क्लासिकल थे वो सपोर्ट करते थे कि ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए वो पब्लिक डेट की जो है वो विरोध में थे। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक डेट फाइनेंसिंग सपोर्ट कॉम्पेंसेटरी बजट पॉलिसी एज ए टूल फॉर स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड। पब्लिक डेट की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, ये बात केन्स ने जरूर कही थी, लेकिन क्लासिकल ने नहीं कही थी। क्लासिकल्स का कहना था कि पब्लिक डेट की वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि जब आप पब्लिक डेट बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। और हमें पता है एग्रीगेट डिमांड किसका पार्ट होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से वो पब्लिक डेट का फायदा नहीं हो पाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पब्लिक डेट क्रिएट बैरन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड बर्डन इज ट्रांसफर टू फ्यूचर जनरेशन। ये भी बात बिल्कुल सही है। पब्लिक डेट की वजह से बैरन प्रोडक्शन होता है, ये क्लासिकल का मानना था, यानी कोई भी कैपिटल प्रोडक्शन नहीं होगा इसकी वजह से। ठीक है, कोई पूंजी क्रिएट नहीं होती, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता पब्लिक डेट की वजह से। ज़्यादातर पैसा कंजम्पशन में चला जाता है एंड बर्डन इज ट्रांसफर टू फ्यूचर जनरेशन, और जो उसका बर्डन है, जो उसका दबाव है, बोझ है, वो फ्यूचर जनरेशन पे आ जाता है। पब्लिक डेट डिस्ट्रॉय कैपिटल विच अदरवाइज कुड बी यूज प्रोडक्टिवली। ये भी बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक डेट की वजह से वो कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर किस कैपिटल की बात हो रही है, यानी पब्लिक डेट की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गई। ठीक है, सो वो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट से क्रिएट की जा सकती थी वो आपने क्रिएट नहीं होने दी। सो पब्लिक डेट डिस्ट्रॉय कैपिटल विच अदरवाइज कुड बी यूज प्रोडक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो 1, 3, 4 हमारी करेक्ट है। इनसे पूछा है नॉट ट्रू, तो यानी नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमने। आइटम ऑफ रिसीट है यहाँ पे, शेयर टू टोटल रिसीट इन परसेंट ऑफ यूनियन बजट 2025-26। हमें दिया हुआ है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उसमें इनकम टैक्स का शेयर कितना है, कस्टम ड्यूटी का कितना है, कॉर्पोरेशन टैक्स का कितना है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी का कितना है, और किस बजट के हिसाब से, 2025-26 के बजट के हिसाब से। तो आप देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ गया, बजट से सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बजट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है।
हमें कौन-कौन सा पूछ रहा है? इनकम टैक्स का पार्ट पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास 2025-26 में जो पैसा आ रहा है, उसमें इनकम टैक्स का परसेंटेज कितना है? 22%, ठीक है? तो इनकम टैक्स हो जाएगा हमारा 22%, यानी फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करें, कस्टम ड्यूटी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है 4%, तो कस्टम ड्यूटी का हो जाएगा हमारा 4%। कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेशन टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 17% है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी हमें 5% दी हुई है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। 3, 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 कहाँ दिया हुआ है हमें? ऑप्शन 3 के अंदर, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ISLM मॉडल अ हायर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू स्पेंड रिजल्ट इन। अगर ISLM मॉडल के कंटेक्स्ट में हम देखें तो अगर MPC ज़्यादा है, हायर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू स्पेंड का क्या मतलब है? MPC मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहा है। इसने स्पेंड कंज्यूम की जगह जान के लिखा है, बिकॉज़ कई बार स्पेंड को लोग सेविंग पढ़ जाते हैं। ओके, जल्दी-जल्दी में जब आप पढ़ोगे तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू, ये एस से हमारा दिमाग एक तरफ सेविंग की तरफ जाता है एकदम से, ठीक है? इसीलिए जान के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर स्पेंड लिखा गया है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि आपने क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है। तो ये बोल रहा है कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर ज़्यादा हो तो उससे क्या होगा? अब फ्लैटर एग्रीगेट डिमांड कर्व होगी एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टीपर IS कर्व होगी। देखिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड कर्व बनती है हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व से और हमारी कंजम्पशन कर्व से, ठीक है? तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन कर्व जो है हमारी स्टीप होगी, उतना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टीप होगी, बिकॉज़ C प्लस I बन जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व होती है, ये C होती है और AD किसके इक्वल होता है? C प्लस I। और इन दोनों के बीच का गैप क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, ओके? सो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डिपेंड करती है कंजम्पशन कर्व पर, और कंजम्पशन कर्व डिपेंड करती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, क्योंकि कंजम्पशन कर्व का स्लोप होता है MPC। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन का स्लोप होगा उतना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप होगा, यानी MPC ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड का स्लोप ज़्यादा होगा। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व उतनी ही स्टीप हो जाएगी। सो पहली स्टेटमेंट कह रही है अ फ्लैटर एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये स्टेटमेंट गलत है, ओके? सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है अ स्टीपर एग्रीगेट डिमांड कर्व, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड कॉन्सिक्वेंटली अ फ्लैटर IS कर्व। अब IS कर्व का भी चेक कर लेते हैं। देखिए IS कर्व की हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, y इज इक्वल टू में मल्टीप्लायर की वैल्यू इनटू में a बार माइनस BI, ठीक है? ये है ऑटोनॉमस हमारी एक्सपेंडिचर, और ये है B मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, I है हमारी इंटरेस्ट रेट, ठीक है? अब इसका स्लोप ऑफ IS देखना हो हमने, स्लोप ऑफ IS हमेशा हम लिखते हैं 1 अपॉन में अल्फा जी इंटू में बी करके, ठीक है? यह माइनस होता है, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव स्लोपिंग है तो इसके लिए लगेगा ही। अब ये क्या है? स्लोप ऑफ IS जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मल्टीप्लायर की वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, ठीक है? यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी, IS का स्लोप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी IS क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी, और यही ये चीज़ कह रहा है फ्लैटर IS कर्व। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द IS कर्व। IS कर्व शिफ्ट नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि IS कर्व शिफ्ट होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन के चेंज की वजह से, और यहाँ पर कोई ऑटोनॉमस कंजम्पशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन डिमांड फॉर रियल बैलेंस, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के चेंज होने से इंक्रीज इन डिमांड फॉर रियल बैलेंस बता रहा है, ये गलत है, बिकॉज इसका इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम बताता है बढ़ी हुई इनकम में से कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सही स्टेटमेंट ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन 2 यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 92, अरेंज द फॉलोइंग टैक्स रिफॉर्म कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। ये जो अलग अलग कमेटी दी गई है हमें, जो टैक्स से रिलेटेड थी, इन कमेटी के ईयर के हिसाब से हमें ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की तरफ को जाना है। सो यहाँ पे राजा छेलिया टैक्स रिफॉर्म कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। तो ये कब आई थी? 1991 में आई थी, ओके? TR रस्तोगी कमेटी ऑन सर्विस टैक्स रिफॉर्म, ये कमेटी जो है सर्विस टैक्स के लिए आई थी स्पेशली, और ये आई थी 2006 में। विजय केलकर कमेटी, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। राजा छेलिया जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही विजय केलकर कमेटी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से रिलेटेड थी, ठीक है? और ये कब आई है? 2002 में आई है, ठीक है? फिर है परसरती शोमे कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्स, ये जो नाम है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, पारासारथी शोमे कमेटी। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसे ठीक कर लीजिएगा। बेसिकली इसका जो नाम था, टार्क कमेटी कहते हैं इसे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, टार्क भी बोलते हैं इसे, और ये 2012 में आई थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2014 में दी थी।
ओके। केएल रेखी कमेटी की अगर हम बात करें तो रेखी कमेटी 1992 में आई थी। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ये पार्थ सारथी कमेटी ही है, ठीक है। तो पार्थ सारथी सोम कमेटी, जिसे हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन भी कहते हैं, ये 2012 में आया था। ओके, तो हमें ओल्डेस्ट से शुरू करना है, यानी 1991 से शुरू होगा, यानी ए सबसे पुराना हो गया। फिर 1992 में रेखी कमेटी आई है, ये आ जाएगा। फिर 2002 में विजय केलकर कमेटी आई है, सी आ जाएगा। फिर रस्तोगी कमेटी 2006 में आई है, बी आ जाएगा। और फिर लास्ट में हमारा डी आ जाएगा, ठीक है, AECBD, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में क्या क्या चीज आएगी। देखिए, हमने पहले भी ये क्वेश्चन करा हुआ है। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट में वो चीजें आती हैं जिसके अंदर हमारे गुड्स व सर्विसेज का ट्रेड आता है, ठीक है, यानी विजिबल और इनविजिबल के बीच का ट्रेड आता है। ओके, फिर इसके अंदर रेमिटेंस भी आ जाते हैं। फिर इसके अंदर इनकम भी आ जाती है। और वो कौन सी इनकम है, अगर हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है तो वो इसी का पार्ट होती है। ओके, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है हमारी इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे किसी भी अगर एसेट में चेंज आ रहा है, अगर एसेट हमारा चेंज हो रहा है तो वो पार्ट है कैपिटल अकाउंट का। और साथ ही साथ बोरोइंग, तो एसेट और लाइबिलिटी अगर चेंज हो रही है तो वो किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब यहाँ पे इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी सर्विसेज के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो हमने कहा बात करी करंट अकाउंट में, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट हो गया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, बिकॉज कोई भी एसेट क्रिएट हो रहा है या फिर कोई भी लाइबिलिटी बन रही है या खत्म हो रही है, वो किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी जो हमारे पास गिफ्ट आते हैं या कोई भी पेमेंट आती है फॉरेन कंट्री से, कोई हेल्प आती है, तो वो भी करंट अकाउंट का पार्ट होता है, बिकॉज ना ही इससे एसेट में कोई चेंज आ रहा है, ना ही लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि ये पैसा हमने वापस नहीं देना है। ओके, सो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये भी करंट अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। एसडीआर एलोकेशन क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट जो आईएमएफ से हमें मिलते हैं, इससे क्या होता है, हमारे एसेट क्रिएट होते हैं। जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, ये भी हमारा एसेट है एक तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमारा ये जो है कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो ये भी करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। सो कौन सा हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू लीड टू राइज इन द आउटपुट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा जो है आउटपुट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन जो है वो बढ़ाता है। आउटपुट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी आप इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते हैं तो इन्फ्लेशन को कम करने की वजह से आपके वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और जब आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जीडीपी कम हो जाती है। इन्फ्लेशन कम होने से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, उससे हमारी जीडीपी कम हो जाती है। तो इसे हमें आउटपुट कॉस्ट कहते हैं डिसइन्फ्लेशन का, यानी इन्फ्लेशन कम करने का आउटपुट कॉस्ट आता है, बिकॉज हमारा आउटपुट यहाँ पर कम हो गया। ओके, इसे हम सेक्रीफाइस रेशो भी कहते हैं। आपने फिलिप्स करके केस में पढ़ा होगा कि जब भी इन्फ्लेशन कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिसइन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जीडीपी कम हो जाएगी, कह लीजिए आउटपुट कम हो जाएगा, उसे हम कहते हैं आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन। ये बोल रहा है इनमें से कौन सी चीज है जो आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन को राइज कर देती है। पहला है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बिकम मोर एक्यूरेट। अगर लोगों की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए, जो कि हमने रैशनल एक्सपेक्टेशन में पढ़ा है कि लोग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट जैसे ही इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करेगी। क्यों करेगी गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके, ठीक है। लेकिन क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर क्या होंगे, वेजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और वेजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, प्राइजेस कम हो जाएंगे, तो प्रोड्यूसर को कम वेजेस देने पड़ेंगे, तो कम वेजेस देने पड़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाएगा, यानी वो लोगों को बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। और प्राइजेस कम होने से वैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम यहाँ पे नहीं होगी। और अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी तो जीडीपी कम नहीं होगी, तो आउटपुट कॉस्ट यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। ओके, सो ये राइज नहीं करेगा आउटपुट कॉस्ट। नेक्स्ट है स्लगिश रिस्पॉन्स ऑफ वेजेस एंड प्राइजेस टू मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि लोग वेजेस या प्राइजेस का जो रिस्पॉन्स है मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो डिले कर देते हैं, यानी स्लो अगर रिस्पॉन्स होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सेम ही सिचुएशन अगर हम लें कि गवर्नमेंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेके आई है जिसमें उन्होंने इन्फ्लेशन कम करना है, और जब उन्होंने इन्फ्लेशन कम करना है, लोगों ने अभी वेजेस और प्राइजेस चेंज नहीं किए, और जब वेजेस और प्राइजेस चेंज नहीं होंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट सप्लाई कम करने की कोशिश करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्रोड्यूसर ने वेजेस तो चेंज नहीं किए, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सप्लाई कम कर दी है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर का कॉस्ट ज़्यादा है, अभी वेजेस कम नहीं हो रहे हैं, प्रोड्यूसर का कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा,
अपना कॉस्ट कम करने के लिए कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयड करना पड़ेगा, कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। अब मनी सप्लाई कम होने से पहले ही डिमांड कम हो गई है, डिमांड कम हो गई है, प्राइसेस बढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो और ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी और वेजेस हमारे प्रोड्यूसर को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए वो कुछ लोगों को ले ऑफ कर देगा, यानी नौकरी से निकाल देगा। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आउटपुट इकोनॉमी में कम हो जाएगा, बिकॉज़ लोग जो हैं अभी स्लगिश रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि प्रतिक्रिया उनकी जो है वो धीमी है। तो उसकी वजह से आउटपुट कॉस्ट जो है डिसइन्फ्लेशन का यहाँ पर बढ़ जाएगा, बिकॉज़ हमारा प्रोड्यूसर को कुछ लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो स्लगिश रिस्पॉन्स है यानी धीमी प्रतिक्रिया है, ये जो ग्रेजुअल पॉलिसी रिस्पॉन्स है, ये भी धीमी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज़ ग्रेजुअल से ज़्यादा स्लो है स्लगिश, इसीलिए ये आंसर ना होके ये आंसर होगा इसका, बिकॉज़ ज़्यादा आउटपुट कॉस्ट जो है वो इस केस में आने वाला है। ओके। रैशनल एक्सपेक्टेशन की मैंने आपको बताया, रैशनल एक्सपेक्टेशन सेम केस है, जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, वही रैशनल एक्सपेक्टेशन की सिचुएशन है। ठीक है? हाँ, ये जो आप कह सकते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशन के केस में कभी-कभी एरर हो जाता है, यानी जिसे हम रैंडम एरर कहते हैं, वो हो जाता है रैशनल एक्सपेक्टेशन में। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेट है, तो यहाँ पर और बल्कि आउटपुट कॉस्ट कम होगा। जहाँ भी आउटपुट कॉस्ट कम होगा, यहाँ भी आउटपुट कॉस्ट कम होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आउटपुट कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है जब रिस्पॉन्स जो है वो स्लो हो, और ग्रेजुअल रिस्पॉन्स जो है उससे भी ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स होता है स्लगिश रिस्पॉन्स। ठीक है? सो सबसे ज़्यादा आउटपुट कॉस्ट राइज़ किसमें होगा? स्लगिश रिस्पॉन्स के केस में होगा, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया है x+2 y+2, प्राइस दिया है किसी गुड का x का 4, प्राइस ऑफ y गुड का दिया है 6 और टोटल कंज्यूमर का बजट है 130। हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ परचेज निकालना है x एंड y का। ठीक है? देखिए, अगर प्राइस किसी गुड का 4 है और दूसरी गुड का 6 है और आपके पास 130 रुपए हैं, तो आपका बजट कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा? 4 रुपए के हिसाब से कितनी x गुड लोगे, 6 रुपए के हिसाब से कितनी y गुड लोगे, ताकि आपके टोटल रुपीस कितनी हो जाए? 130 हो जाए। ये बजट कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। ठीक है? यूटिलिटी आपको दी हुई है x+2 एंड y+1। ओके? और हमें पता है ऑप्टिमम लेवल कब आता है? जब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल हो? मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x अपॉन में मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y के इक्वल हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अगर हमने निकालना हो, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। ठीक है? तो ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, बच जाएगा ये x+2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यानी MUX कितना आ गया? y+1 आ गया। और सिमिलरली MUY निकालना हमने, वो क्या हो जाएगा? तब ये वाली चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी और y+1 का डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इस 1 का 0 हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा? x+2 रह जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आ गया हमारा? MUX अपॉन में MUY, यानी कि y+1 डिवाइड बाय x+2 आ गया हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हमें पता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे px अपॉन में py के इक्वल होता है, यानी प्राइस रेशियो के इक्वल होता है, बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है? और प्राइस ऑफ x कितना है हमारे पास? 4, प्राइस ऑफ y कितना है? 6 है, तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? 4/6 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम निकालें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि y+1 डिवाइड बाय x+2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4/6 के। तो इसको उस साइड ले जाएँ और इसे इधर ले जाएँ, तो ये आ जाएगा 6y + 6 = 4x + 8। 6y आ जाएगा हमारा 4x + 2 के इक्वल, और y आ जाएगा हमारा 4x + 2 डिवाइड बाय 6 के इक्वल। अब y की इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें जो हमें यहाँ पर दी हुई है, तो क्या बनता है? ये 4x + 6 इंटू, ये वैल्यू हमने रखनी है यहाँ पर 4x + 2 डिवाइड बाय 6 = 130। ये 6 से 6 क्या? ये बन जाएगा 4x + 4x + 2 = में 130, यानी 8x = में 128। x आ जाएगा हमारा 128 डिवाइड बाय 8 और x की वैल्यू आ गई हमारी 16। जब x की वैल्यू 16 आ गई है, y की कितनी आ जाएगी? y = में 4 × 16 + 2 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा 64 + 2 डिवाइड बाय 6, यानी 66/6, यानी कि 11। तो y की वैल्यू 11 आ गई, x की वैल्यू 16 आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 16, y की 11 कहाँ दी हुई है? ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग राउंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट। ये हमारे पास गैट WTO के राउंड दिए हुए हैं। ओके, इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले मिलेनियम रोड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन की बात करें, ये आया था 1999 का
नेगोशिएशन है और ये फेल हो गया था बिकॉज डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया था, यानी दोनों एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रही थी, इसीलिए ये फेल हुआ था। ठीक है, तो मिलीनियम राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन जो है वो फेल हो गया था। दोहा राउंड की बात करें 2001 में चला था, कतर से ये स्टार्ट हुआ था और ये अभी तक चल रहा है बिकॉज यहाँ पर भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर भी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चले हुए हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। तो ये चला कब था? 2001 में। उरुग्वे राउंड की बात करें 1986 में शुरू हुआ था, 1904 में खत्म हुआ था जब हमारा डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया था। ठीक है, और यहीं पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गए, सर्विसेज हो गई, फिर एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो हम कहते हैं, ये सब इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी ट्रिप्स को इंक्लूड कर दिया था हमने, यहाँ पे सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया था जिसे हम गैट्स कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एओए इसमें इंक्लूड कर दिया था। तो ये कब हुआ था? सब उरुग्वे राउंड के साथ ही हुआ। नाउ कैनेडी राउंड की बात करें 1964 में स्टार्ट हुआ था और 67 तक चला था। टोक्यो राउंड की बात करें 1973 में चला था और 79 में चला था और यहीं पर सबसे पहले बात की गई थी नॉन टैरिफ बैरियर की। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर की, जैसे कि कोटा हो गया। कोटा क्या है? एक तरीके से नॉन टैरिफ बैरियर है, यानी जब हम क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ओल्डेस्ट से शुरू करना है और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है हमारे पास? ये कैनेडी राउंड, तो यानी कि डी सबसे ओल्डेस्ट हो गया, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद उरुग्वे राउंड आएगा, फिर मिलेनियम आएगा, फिर उसके बाद दोहा राउंड आएगा, यानी डी ई सी ए बी हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the expenditure allocation to following item as percentage of total union government expenditure as the union budget 2050-16 in ascending order। तो यानी यूनियन गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका कितने परसेंट जो है फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर में खर्च हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च हो रहा है, पेंशन में खर्च हो रहा है, या फिर सब्सिडी देने में खर्च हो रहा है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च हो रहा है 2025-26 के बजट के हिसाब से, इसे हमने बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बजट से एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास और ये हमें दिया हुआ है हमारा जो गवर्नमेंट का पैसा है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, कितना परसेंट किधर जा रहा है, ये इधर हमने बजट से स्क्रीनशॉट लिया है। ओके, सो फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर पे हमें यहाँ दिख रहा है 8% जा रहा है, तो यहाँ 8% आ जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट की अगर हम बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं 20% जो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट देने में ही चला जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का। पेंशन की अगर हम बात करें, पेंशन में हमारा 4% जाता है। ओके, मेजर सब्सिडी की बात करें तो मेजर सब्सिडी में हमारा 6% हिस्सा जाता है। वहीं पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें, ये हमें दिया हुआ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यहाँ पर हमारा 16% हिस्सा जाता है। ठीक है, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले आएगा, यानी कि पेंशन पहले आएगा, सी आ जाएगा, फिर उसके बाद मेजर सब्सिडी है यानी डी आ जाएगा, फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन है यानी ए आ जाएगा, फिर उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी ई आ जाएगा, और इसमें से सबसे ज़्यादा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में यानी बी आ जाएगा। तो सी डी ए ई बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन ऑर्डर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। सबसे ओल्डेस्ट से शुरू करके हमने इनके अपॉइंटमेंट के हिसाब से अरेंज करना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये याद ही होने चाहिए। फाइनेंस कमीशन का ईयर आपको याद होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन जो जो टाइप के ग्रांट्स देता है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन किया जाता है, यानी स्टेट्स के बीच में पैसा बांटा जाता है, वो किस बेसिस पर बांटा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन से ये कुछ चुने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे ही पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फाइनेंस कमीशन की लिस्ट दी हुई है, ये देख सकते हैं हम, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन से लेके 16 फाइनेंस कमीशन तक। ओके, तो इसके गठन का पूरा ईयर दिया हुआ है, सेटअप, ये आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और ये आपने एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा ग्रांट्स जो फाइनेंस कमीशन देते हैं, वो ग्रांट्स अलग अलग टाइप की ग्रांट्स जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना अमाउंट किस ग्रांट्स में गया है। ठीक है, 4-5 तरह की वो ग्रांट्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस में ज़्यादा अमाउंट गया है और किस में सबसे कम अमाउंट गया है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी स्टेट के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो वो किस बेसिस पर किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी सी ई ए बी। सबसे पहले आए हैं ब्रह्मानंद रेड्डी, फिर उसके बाद एन.पी. साल्वे, फिर उसके बाद पंत, फिर उसके बाद खुसरो और फिर रंगाराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर शेयर इन टोटल एफडीआई इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2025 एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। ये इकोनॉमिक सर्वे से दूसरा क्वेश्चन है और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे को इतना ज़्यादा ध्यान से हम टेबल स्टडी नहीं कर पाते। और यहाँ पर आपको ये जो दिया हुआ है
ये दिया हुआ है सेक्टोरल ट्रेंड इन एफडीआई, एफडीआई का ट्रेंड दिया हुआ है यहाँ पे जो H1 है इसका मतलब है फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है, उसमें एफडीआई का ट्रेंड बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर आप चेक करेंगे 3.2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.2। हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर 3.1 दिया हुआ है। सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका दिया हुआ है 6.1। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है 14.1 और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की बात करें तो दिया हुआ है 7। ठीक है, ये हमने लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा, यानी डी पहले आएगा, डी के बाद आएगा ई, फिर उसके बाद सी, फिर ए बी, डी ई सी ए बी, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ केन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन हमसे पूछ रहा है। देखिए हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी वाई, और ये वाई कौन सा होता है, डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो सेविंग क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई डी। ओके, अब हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है और हमें पता है केन्स मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव के, यानी ये 4 दिया हुआ है तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन में 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.25 वैल्यू होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में दी हुई है, यानी कि यहाँ पर दी हुई है। आपको यहाँ पर ए की वैल्यू जानने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एमपीएस की वैल्यू 0.25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन 3। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। और अगर आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लर्न टू कम्पीट ऐप पे आपको ये क्वेश्चन कुछ टाइम बाद मिल जाएंगे। और अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं तो अब तक शायद डाल दी होंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और भी अगर वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे आप एग्जाम में एक्सपीरियंस करते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, वैसे ही एक्सपीरियंस आपको ऐप पर मिलेगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी वहाँ मिल जाएगी। जॉब कोई भी नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, और ये वीडियो अगर आप एड फ्री देखना चाहते हैं तो वो भी ऐप पे देख सकते हैं। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ, कीप अर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।